कल यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आया 2023 का और करीब 1016 अभ्यर्थी उसमें पास हुए। हमारे साथ अभिषेक डांगी जी मौजूद हैं जो यूपीएससी में 452वां रैंक पाए हुए हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या चुनौतियां रहीं, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई ऐसी होती है कि लगातार अभ्यर्थी उसमें तैयारी करता रहता है और बहुत सी चुनौतियां आती हैं। कभी कभी मन में हताशा आती है कि क्यों ना हम इसको छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, और तमाम ऐसी परेशानियां आती रहती हैं। फिर भी जो उन चुनौतियों से, परेशानियों से लड़ता है वो अंत में सफल होता है। आज हमारे साथ अभिषेक जी मौजूद हैं और 452वां इनका रैंक है। क्या खुशी है, किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया, किन किन चुनौतियों से निपटते हुए आगे बढ़ते हुए वो आज यूपीएससी क्लियर करके हमारे साथ बैठे हुए हैं। और कल ही रिज़ल्ट आया है, किस तरीके से माँ बाप की भूमिका रही, और तमाम बिंदुओं पर, पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे जिससे जो युवा पीढ़ी यूपीएससी की तैयारी कर रही है या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है वो समझ सके कि किस तरीके से पेशेंस बना के हमको तैयारी करते समय अपना पेशेंस बना के रहना चाहिए। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल रिज़ल्ट आया, किस तरीके से खुशी की माहौल है? जी, कल जब रिज़ल्ट आया दोपहर 1:15 के आसपास था। तो सबसे पहले मैंने पापा को बताया अपना कि पापा हो गया सिलेक्शन। फिर मम्मी, फिर सारे फ्रेंड्स वगैरह का कॉल आने लग गया, फैमिली मेम्बर्स का पूरा कॉल आने लग गया। फिर उसके बाद जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो अपने ऑफिसर्स लोग हैं वो खुद आए थे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने। तो बहुत ही जोवियल काइंड ऑफ जो था, सेलिब्रेटिव मूड था कल का। बहुत अच्छा फीलिंग लगा मुझे। जी। ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका? जी, ये मेरा 5th अटैम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू था और मैंने 2 मेंस दिए थे। अच्छा, इसके पहले 2 मेंस आपने दिया था? इसको मिला के 2 मेंस है अच्छा, टोटल। इसको मिला के जी 2 मेंस। जी। जैसे प्रारंभिक शिक्षा, आपकी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक की जर्नी रही, फिर कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप आई, वो बताइए। जी, मेरा मैं यहीं बॉर्न हुआ हूँ रायपुर में। तो मेरी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी वो सालेम इंग्लिश स्कूल जो मोती बाग है वहाँ पे हुई। फिर उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वह एनआईटी रायपुर से हुआ। फिर उसके बाद मैंने गेट की प्रिपरेशन करी और गेट क्वालिफाई करके मैं बीपीसीएल के साथ 2 साल मैंने वर्क किया। फिर उसके वर्क करने के दौरान ही जो है मैंने देखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो गोंदिया भंडारा का था, बहुत पास से देखा मैंने। तो मैंने देखा कि ये बहुत डायनामिक काइंड ऑफ जॉब है ये, तो इसके प्रति आप सोच सकते हैं ये एज अ करियर ऑप्शन जो आपको बहुत डायनामिज़म, नए अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि आप डिफरेंट एरिया पे वर्क करें। तो फिर मैंने इसमें सोचा, घर वालों से मैंने डिस्कस किया। फिर फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यूपीएससी करना है। फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना। जैसे रिज़ाइन करते समय एक चीज़ मन में ज़रूर आएगा कि कहीं ऐसा अगर नहीं होता है तो? जी, ये भी आया मन में? जी, मुझे जब मैं रिज़ाइन कर रहा था तब उस समय मैं काफ़ी, मतलब मेरी जो पोस्टिंग थी रिमोट पोस्टिंग थी, तो मुझे सोचने का बहुत समय मिल गया। और मुझे थोड़ा कबीर का जो आइडियोलॉजी होता है उसमें मुझे काफ़ी रुचि आती है। तो उनके एक दोहा होता था कि जिन खोजा तिन पाइया गहरा पानी पेट, मैं बापूरा बुड़न डरा रहा किनारे बैठ। मैंने सोचा कि अगर मैं डर के बैठ गया तो फिर तो कुछ होने से रहा। मतलब टेक अ रिस्क एंड जस्ट डाइव ऑफ करके। तो ये मैं सोचा, बहुत इसके ऊपर सोचा और फाइनली मैंने डिसीजन लिया ये। फिर डर तो लगता था कि नहीं होगा तो क्या होगा करके, फिर वो मैंने उसको कंट्रोल किया अपने इमोशंस को। जैसे आपने बताया कि ये 5वीं बार में सफलता मिली है, लगातार आप प्रयासरत थे, हर वर्ष प्री देते थे, मेंस देते थे, फिर इंटरव्यू का चरण आता था। आपने 2 बार मेंस लिखा, इस बार इस फाइनल इंटरव्यू के साथ आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इस दरमियान ये 4 साल पढ़ाई के साथ साथ एक प्रेशर की उम्र भी बढ़ रही है और नौकरी जो थी, अच्छी खासी नौकरी, उसको हमने छोड़ के, ये भी एक प्रेशर रहता है। परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? परिवार की तरफ से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मम्मी पापा जो है पूरा फ्रीडम दिए हुए थे मुझे, बोले तुमको जो करना है तुम करो। एक वाक़या हुआ था मेरे साथ कि मेरा 2021 का जो मेंस मैंने लिखा था, तो मुझे लगा कि 2022 में तो मेरा मेंस में लिखूंगा ही करके। तो उस समय मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ था 4th अटेम्प्ट में। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, हताश था पूरा। मैं रो भी रहा था ऊपर रूम में। मम्मी आई और मुझे पूछी कि क्या चल रहा है बेटा। तो फिर मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी मैं कोई दूसरी जॉब देखूं क्या करके।
तो मम्मी बोली बेटा जब तक मैं जॉब में हूँ मैं संभाल लूँगी, तुम अपना काम करो करके। तो वो जो उस काइंड का जो सपोर्ट था मदर फादर का, मॉरल सपोर्ट जो मिला, फिर मैं बोला अब तो कुछ बचता ही नहीं है, अब तो मेरे को बस एफ़र्ट ही डालना है। और फिर मैं उसके बाद सिर्फ अपने एफ़र्ट्स पे ही जो था अपना कंसंट्रेट करता है गया। तैयारी आपने कहाँ से की? जी, मैंने स्टार्टिंग जो है एक कोचिंग मैंने किया था दिल्ली से 1 ईयर की। फिर उसके बाद मैं हाँ वाजीराम में। फिर उसके बाद मैं रायपुर शिफ्ट हो गया और रायपुर में अपना जो नालंदा परिसर है वहीं पे मैं पढ़ता था। मतलब कोचिंग के तौर पे जाना नालंदा परिसर लाइब्रेरी है, अच्छा, रायपुर की लाइब्रेरी है, वहाँ पे मैं पढ़ता था लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में कितना टाइम देते हैं? मैं लाइब्रेरी में मैंने एक थोड़ा सा फिक्स टाइम बना दिया था कि 8 बजे के पहले मैं चले जाऊंगा लाइब्रेरी मॉर्निंग में, और रात को 9-10 बजे के आसपास मैं वापस आऊँगा। और इस टाइम पे मैं इंश्योर करता था कि 7 to 8 आवर्स मैं अपने स्टडी के लिए निकालूँ वहाँ पे। फिर बाकी का जो टाइम होता था या तो आप यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ वगैरह जो चल रहा है करंट अफेयर्स वो देख सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन होता था। फिर उसके बाद मैं बीच में विवेकानंद आश्रम जाके कुछ देर मेडिटेशन भी कर लेता था। ये मेरा रोज़ का शेड्यूल। ये जो मेडिटेशन वाली बात है ये बड़ा मुझे लगता है कि पढ़ाई के दरमियान बड़ा कारगर सिद्ध होती है। कंसंट्रेट इंसान हर टॉपिक और कुछ भी पढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि वो माइंड में छपने में बैठने में उससे काफ़ी सहूलियत मिलती है। जी जी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेडिटेशन के थ्रू ही मैंने जो अपने इमोशंस वगैरह को मैनेज कर पाया। जो नेगेटिविटी आती थी, जो फेलियर के बाद जो आती थी, उसको मैं क्विकली रिकवर इसीलिए कर पाया क्योंकि मैं मेडिटेशन करता था। तो मुझे ऐसे बहुत देर तक की नेगेटिविटी नहीं होती थी। फिर बाद में जो अपना कंसंट्रेशन था, फोकस था, वो इसी के कारण ही काफ़ी इम्प्रूव हुआ, मुझे ऐसा लगता है। तो जो मेंटल हेल्थ है मुझे ऐसा लगता है उसके ऊपर तो हमको ज़रूर फोकस करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के ज़रूर। यस यस। जैसे यूपीएससी आपका क्वालिफाई हो चुका है और भारत की टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक इसको माना जाता है। युवा पीढ़ी जो लगातार तैयारी कर रही है और हताशा है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही बोलूँगा, एक बार आपने जब डिसीजन ले लिया है तो आप उस पे स्टिक रहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि बाद में अरे ये देख लेते हैं, सेकंड सेकंड ऑप्शंस के अपन लोग को उतना ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना कंसंट्रेटेड एफर्ट डालिए एक बार, फिर देखिए कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपका इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है तो इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दूसरा मैं ये बोलूँगा पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, पॉजिटिविटी के साथ आप पढ़िए, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर कर दीजिए अपने लाइफ से। और थिंक करिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिलेट करने की कोशिश करिए अपने सराउंडिंग से, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसमें डेवलप होगी काफ़ी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो आप प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले प्रिपरेशन नहीं करते, आपकी पूरी फैमिली जो है वो प्रिपरेशन करती है यूपीएससी की। तो आप उसका हर समय जो है थोड़ा ध्यान रखिए, और जब भी आपको ऐसा लगता है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप इस बात को ज़रूर सोचिए कि आपके मम्मी पापा भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिर जो है आप ऑटोमेटिक राइट डायरेक्शन में आ जाएंगे और आप वापस पढ़ने लग जाएंगे। तैयारी के दरमियान जैसे तमाम ऐसे सफल लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से सोशल मीडिया को अपने जीवन से हटा देता हूँ। किस तरीके से आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे या फिर सच में आप भी उससे दूर थे? जी, मैं तो फेसबुक का मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था, इंस्टाग्राम डिलीट ही कर दिया था अपना प्रिपरेशन के दौरान। और मैं टेलीग्राम यूज़ करता था, उसमें एक्चुअली स्टडी मटेरियल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं टेलीग्राम में, तो एजुकेशनल पर्पज़ से वो काफ़ी अच्छा था। और व्हाट्सएप नॉर्मल बातचीत करने के लिए, वीडियो कॉल करना हुआ सिस्टर से, तो उस चीज़ के लिए वो लगता था, तो मैं उसको यूज़ करता था। यूट्यूब पे मतलब कुछ ऐसा स्टडी पैकेज ले रखा था सब्सक्रिप्शन या फिर किसी और को भी? मुझे एक्चुअली एक आध दो शो जो आते हैं न्यूज़ चैनल में वो काफ़ी अच्छे लगते थे, जो इंटरनेशनल रिलेशन जो होते थे IR वगैरह के लिए, तो मैं उसको थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए मैं देख लेता था, जैसे वाइंटेज वगैरह हो गया, क्या गतिविधि चल रही है, मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है उसमें, तो मैं वो देखता था। इसके अलावा जो आपका जो न्यूज़ जो चल रहा है AIR न्यूज़ वगैरह, जो गवर्नमेंट से ऑल इंडिया रेडियो के हैं, उसके डिस्कशन वगैरह मैं सुनते रहता था। जैसे लोकसभा टीवी भी है, एक राज्यसभा। जी, पहले तो दोनों अलग अलग था, तो उसको देखा करता था स्टार्टिंग में। जी, जैसे आप छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ में एक समस्या है शिक्षा को लेके, परसेंटेज यहाँ बच्चों के बहुत आते हैं लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन की
जो उनके अंदर निपुणता होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां हो जाती हैं। इसमें किसको आप मतलब दोषी मानते हैं? जी, इसमें तो ऐसा है कि इसमें अपन लोग किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं। थोड़ी-सी ज्योग्राफ़ी यहाँ की जो है थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी फ़ार-फ्लंग रीजन है। डेंसिटी लो होने के कारण जो है अपन लोग वो फैसिलिटी प्रोवाइड जो एकदम इंटीरियर है, वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है। लेकिन जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अपन लोग अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है क्रिटिकल थिंकिंग का, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का, आपकी लोकल लैंग्वेज में जो है स्टडी का। तो आई थिंक सो इससे जो है काफ़ी इसका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी। समाज में अब जाएंगे आप, एक प्रहरी की भांति भूमिका निभाएंगे। किस तरीके से आपकी कार्यशैली रहेगी जिससे समाज को एक अलग संदेश मिले? जी, अभी तो मेरे को ऐसा अभी लर्न करना फर्स्ट जो मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि मैं चीज़ों को सीखूं, और जो मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें मैं कितना ज़्यादा सीख सकता हूं। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं अपने जॉब में भी था तो मुझे फील्ड में जाना बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद डायरेक्ट कांटेक्ट रखूं पब्लिक के साथ, तो आई थिंक सो कि मुझे वो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो मिलते रहेगा किसी भी चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन का। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर फील्ड जॉब है तो फिर मैं फील्ड में ज़्यादा रहूँ और मैं लर्न करूँ सबसे पहले तो। जो भी हमारे दर्शक हैं, जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, या फिर सीजीपीएससी हो गया, स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है, क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किसको वो फॉलो करें तो बेहतर रिजल्ट आ सकता है? जी, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देख लीजिए कि क्या है सिलेबस में। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो भी स्टैंडर्ड्स बुक होगा आप उसको फॉलो कर लीजिए। आपको जो भी करना है, एक करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बार-बार रिवीजन से क्लियर होती जाती है। इसके अलावा मैं ये बोलूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आप तो रडरलेस हो जाएंगे, मतलब एक ऐसी जहाज़ में चले जाएंगे कि उसकी कोई डायरेक्शन ही ना हो। तो वो चीज़ जो है वो नॉर्दर्न स्टार की तरह काम करती है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको ये बताती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा, आप अपना खुद का विजडम यूज़ करिए। आप किसी के इसमें मत आइए कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप खुद अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, आपके पॉजिटिव्स क्या, आपके नेगेटिव्स क्या, आपके स्ट्रेंथ कौन सी है, वीकनेसेस कौन सी है। वीकनेसेस को आप ओवरकम करने की कोशिश करिए, तो इससे मेरे को लगता है कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, आंसर राइटिंग बड़ा फैक्टर होता है मेंस के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए। तो आंसर राइटिंग आपने कहाँ से किया था? जी, आंसर राइटिंग तो मैंने पहला, जब मेरा एक बार बेसिक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आंसर राइटिंग। और मैं मोस्टली जो है आंसर राइटिंग अपने इधर पे, जब मैं नालंदा आया था तो मैं वहीं पे करता था, टाइमर लगा लेता था। जैसे एग्ज़ाम्स के पहले जो मैं टाइमर लगा के टेस्ट सीरीज़ भी हाँ, टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन करी थी। तो यहाँ पे टेस्ट लिखता था और उसको ऑनलाइन पीडीएफ बना के भेज देते थे इवैल्यूएशन के लिए। तो वो एक था इसके लिए। और फिर मैं टॉपर्स की कॉपी जो अवेलेबल होती है अपने कॉमन मार्केट में, तो उससे आप देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे अपने आंसर्स में उसको ऐड ऑन करने की कोशिश करिए। कुछ इनोवेटिव तरीका होता है जो टॉपर्स लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे ग्राफ्स हो गया, मैप्स हो गया। तो मैं वो सब चीज़ को देखता था कि उसको आप कैसे पिकअप कर सकते हैं उस चीज़ में, और कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। उस चीज़ को ध्यान, तो वो सब चीज़ से काफ़ी बेनिफिट मिला जी। जैसे आंसर राइटिंग के साथ साथ एक अपना मतलब एक सर्किल होता है, ग्रुप होता है। आप अकेले वहाँ स्टडी कर रहे थे कि और भी आपके ग्रुप के सदस्य वहाँ थे? नहीं, मैं प्रेफर करता था कि मैं अकेले पढूं, क्योंकि मैं पढ़ता था फिर सोचता था, और मेरे को एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए पढ़ने के बाद। स्टडी में आप कंफर्ट मतलब? हाँ, उतना ज़्यादा मैं कंफर्ट नहीं था, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम लोग डिस्कशन ज़रूर करते थे। मतलब जो मेरी पढ़ाई हो गई, सेल्फ स्टडी हो गया, उसके बाद का जो समय है तो आप फ्रेंड्स के साथ किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो फिर आप अपने स्टडी रिलेटेड जो है आप उस पर बात कर सकते हैं। नॉर्मल जो चल रहा है, इशू चल रहा है, उस पर आप बात कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता था। मतलब ग्रुप स्टडी का भी एक कहीं ना कहीं अच्छा खासा वेंटेज मिल सकता है। जी, ये मिल सकता है आपको। अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं ग्रुप में अच्छे से, और आपको बेनिफिट मिल रहा है उस ग्रुप से, तो मेरे को लगता है ये काफ़ी बेनिफिशियल भी हो सकता है। अच्छा, अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी के लिए?
संदेश तो यही है कि बस आप अपने जो एफ़र्ट्स है उसको आप डालते रहिए, अपने विज़डम को यूज़ करिए, पीवाईक्यू को आप ज़रूर करिए। विदाउट पीवाईक्यू मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है, क्योंकि मैंने 5 साल प्रिपरेशन किया, मैंने फेलियर ज़्यादा देखा है और मेरा एनालिसिस यही बोलता है कि जब मैं तब फेल हुआ हूँ जब मैंने पीवाईक्यू को नज़रअंदाज किया है करके। पीवाईक्यू ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। पीवाईक्यू जो होते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बोलते हैं। तो यूपीएससी में यूजुअली जो है थीम जो है रिपीट करती है और आपको पता चल जाता है कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी एनालिटिकल लेवल के होते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस लेवल का अपना वो इम्प्रूवमेंट करना है। अच्छा, इस दरमियान आपने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम नहीं दिए? जी, मैंने दिया था स्टेट पीएससी लास्ट टाइम, मैंने सीजीपीएससी, तो उसके इंटरव्यू तक के गया था। फाइनली 30 मार्क्स से रुक गया था मेरा सिलेक्शन जो है। कहीं ना कहीं जी। स्टडी कितने घंटे की होती थी? स्टडी मेरी 7 to 8 आवर्स तो मैं कोशिश करता था कि मैं कर लूँ लाइब्रेरी में, लेकिन मैं इंश्योर करता था कि मेरा मैक्सिमम टाइम है उस स्टडी इन्वायरमेंट में ही बीते। तो जैसे कि लाइब्रेरी में सब पढ़ते ही रहते थे तो उनको देख के जो है अच्छा लगता था कि मतलब सब लोग पढ़ रहे हैं इतने डेडिकेशन के साथ, उन लोग का भी स्ट्रगल है, तो आपको उतना ज़्यादा अपने स्ट्रगल्स फील नहीं होते हैं अगर आप सबको देखते हैं तो मैं इन्वायरमेंट में 14 आवर्स के आसपास मैं लाइब्रेरी में ही रहता था, लेकिन पढ़ता 7 to 8 आवर्स के आसपास था। मतलब ओवरऑल मिला के देखा जाए 24 घंटे में पूरा माहौल वैसा ही बने, लेकिन 8 से 10 घंटे तो एक अगर अभ्यर्थी तो उसको देना चाहिए समर्पण के साथ। जी जी जी, ये तो, और जो जब भी आप पढ़े तो आप विथ फोकस पढ़िए, मतलब आपका फिर माइंड इधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि हम किताब के पन्ने पलट रहे हैं। जी जी, वैसा टाइम वेस्ट करना जो है वो बैकफायर कर देगा कभी ना कभी जो है। जी, तो अच्छा खासा बातचीत हुआ, तमाम विषयों पे बातचीत हमने किया। तो एक अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ आपका फोकस अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड ज़ीरो पे जाके जो भी हमारे समाज के लिए नए प्रहरी के रूप में सामने आ रहे हैं, जो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, हर एक खबर दिखाने का हर संभव प्रयास करती है। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।